हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 5 जुलाई को होने वाले विज्ञान एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके तीसरे लेक्चर को लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पहले ही करा रखे हैं। अगर उस वीडियोस को आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। साथ ही हमने चैप्टर के 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा दिए, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्यूरेशन समय के अभाव के कारण हम ज्यादातर वीडियोस आपको नहीं ले पाए, हमने 3 चैप्टर ही करा पाए। लेकिन हमने लास्ट में सोचा कि भाई 3 चैप्टर हमने करा दिए तो इधर से जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको कराना हमें उचित लगा। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना अभी भी एक वीडियोस डाल ही दूं। तो आपके लिए तत्पर हम लगातार लगे हुए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण ज्यादातर वीडियोस नहीं आ पा रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर प्रदर्शन कराने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी सब्जेक्ट के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज और बता दूं कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। लिखा गया है कि कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 11 से 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। और इस उम्र में सबसे ज्यादा जो आहार सर्वोत्तम है वो है रोटी, दाल और सब्जी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रोटी, दाल, सब्जी। अगला दूसरा नंबर सवाल है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो याद रखिएगा 28 से 30 दिन। स्त्रियों में जो होने वाले मासिक स्राव है उसकी अवधि क्या है, तो 28 से 30 दिन की। ठीक है। अगला है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वस्तुओं को दृश्य जो है प्रकाश बनाता है। अगर प्रकाश ना हो तो क्या आप कोई भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जब पूछे जाएगा प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जब पूछी जाएगी तो याद रखिएगा अनंत। यहां तक कि ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है, हालांकि आपके सिलेबस में भी है तो आपके वाले में भी पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है, घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किससे जी? पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। काफी ज्यादा गर्मी है जिनके कारण वीडियोस भी अपलोड करने में दिक्कतें हो रही है बहुत ज्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं। ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है, तो इनका जो सही जवाब है वो है ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। ध्वनि जो है ठोस में भी संचालित हो सकती है, द्रव में भी संचालित हो सकती है, गैस में भी संचालित हो सकती है। अगला है, भारत में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे जो प्रसिद्ध नदी है वो है गंगा। याद रखिएगा, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध रिवर है वो कौन सा है जी प्यारे बच्चों? गंगा। अगला है, एक पुरुष हार्मोन का नाम बताएं एवं उनके कार्य को लिखें। तो याद रखिएगा, एक पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, एक पुरुष हार्मोन है और इनका जो कार्य है वो टेस्टोस्टेरोन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, शुक्राणु बनाने में मदद करता है, शरीर के विकास में मदद करता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें लिख दिया है कि मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। आप इसमें लिख सकते हैं कि शरीर की लंबाई में मदद करता है, शरीर की वृद्धि में मदद करता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल है 9वां नंबर कि एडम्स एप्पल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगातार, इसलिए हमने तीनों सेट में आपको ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो एडम्स एप्पल क्या है प्यारे बच्चों? तो यौना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में या तो एडम्स एप्पल पूछा जाएगा या तो कंठमणि पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है कि यौना आरंभ में स्वर यंत्र में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा उभरा होता है या फिर बड़ा होता है, जो कि गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। अगला है जी 10वां नंबर सवाल, एक प्रकाश की किरण
समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण जो है 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि आपतन कोण की जो वैल्यू होती है वो परावर्तन कोण की वैल्यू के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं कि आई जो होती है, आपतन कोण को आई हम लोग बोलते हैं, परावर्तन कोण को आर बोलते हैं, ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितनी होगी? 60 डिग्री। अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव का जो नेत्र होता है प्यारे बच्चों, उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? हमारी जो नैना है, जो हमारी आंख है, उसमें जो लेंस होता है किस प्रकार का होता है? तो उत्तल होता है, याद रखिएगा। अगला है घर्षण कम करने के 2 उपाय लिखिए जी। तो घर्षण कम करने के 2 उपाय क्या है, मैं फटाफट से बता देता हूं कि किसी भी वस्तु के सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप देखते होंगे कभी कैरम बोर्ड आप खेले होंगे लाइफ में, तो आप देखते होंगे कैरम बोर्ड में जो है पाउडर छिड़का जाता है, क्यों? ताकि वो सतह चिकना हो और गोटी जो उनका फटाफट रन करे। तो इसीलिए तो आप लिखिएगा किसी वस्तु के सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि पहला रीजन हो गया कम करने का उपाय चिकना करना। और दूसरा है कि 2 सतहों के बीच तेलीय या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 सतह है, मान लिया जाए कोई 2 सतह है, उनके बीच तेलीय या फिर चिकनी तत्व, तेलीय चिकनी तत्व किसको बोलते हैं? ग्रीस आप यूज करते होंगे ना जी। ग्रीस अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा? सतह चिकना हो जाएगा, जिसके कारण घर्षण कम हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, चिकना कर देता है, घर्षण कम करने के लिए ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है 13वां नंबर सवाल जी कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? मतलब स्वर श्रव्य, यहां से सुनने में ही लग रहा है, श्रव्य मतलब सुनने योग्य ध्वनि, मतलब कि जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छा लगे उसी को श्रव्य कहते हैं। लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे कि भाई जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छा लगे उसे श्रव्य कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? यहां पे लिखेंगे वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिएगा, वैसी ध्वनि जो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे और पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि संगीत किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छी लगती है, जो हमें अच्छी लगती है उसे संगीत कहते हैं। और जो ध्वनि हमें सुनने में खराब लगती है, मतलब कि जिसका साउंड बहुत ज्यादा होती है, उसे हम लोग शोर कहते हैं। जैसे कि डीजे जो है वो एक शोर में आता है, लेकिन मोबाइल से बजाया गया जो सॉन्ग है आपको सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, उसे संगीत बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगला है जी सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, एलपीजी का, तो याद रखिएगा एलपीजी का क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाइएगा तो आप साफ साफ लिख दीजिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला जी है 15वां नंबर सवाल कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है? जी लिंग निर्धारण कहने का मतलब है कि किसी बच्चे का बच्चा जो शिशु का निर्माण होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा या स्त्री होगा, यानी कि मादा होगा या नर होगा, उसी की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो देखिए लिखा गया है कि लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। किसी भी लिंग निर्धारण क्या है, एक बार और देखें कि लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? पिता में XY गुणसूत्र होता है। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पिता में XY गुणसूत्र होता है और माता जो होती है माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो उसके बाद लिखा गया इसमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगर देखिए जो Y हो गया, ठीक है, Y गुणसूत्र पिता का X से जाके मेल किया तो XY होगा, फलता क्या होगा? फलता जाके फिर से क्या होगा? पुरुष पैदा होगा। अगर X गुणसूत्र X से मिल गया तो XX बन जाएगा, उससे जाके क्या हो जाएगा? स्त्री पैदा होगी, यानी कि मादा। तो लिखा गया है वहीं पे कि इसमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र, देखिएगा जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म होती है, और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़का जन्म लेता है। हमने अभी तुरंत बताया कि पिता जो फादर होते हैं ना प्यारे बच्चों, फादर के पास XY गुणसूत्र होते हैं और मदर के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब फादर का Y गुणसूत्र X से जाके मेल करता है, सम्मिलित होता है, तो कौन सा बनेगा? Y और X क्या हो गया? XY बोल सकते हैं जी। और XY किसमें है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं XY इसमें है, यानी कि लड़का होगा। ठीक है, अगर इनका X जाके X से मिल गया तो क्या होगा? XX का जोड़ा बनेगा। XX से आप देख पा रहे हैं कि XX इसमें है तो माता में है, यानी कि लड़की पैदा होगी। ये आप चीजें समझ जाइएगा।
अगला है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे और यहाँ एक क्वेश्चन इसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपारदर्शी कहने का मतलब है रियोस्टेट्स, जैसे कि लेंस जो होती है वो पारदर्शी होती है। आप एक आईना ले लें, वो अपारदर्शी है, लेकिन जो आपका लेंस है वो पारदर्शी है। पारदर्शी जैसे कि चश्मा है जी, पारदर्शी है। आप घरों में जो शीशा यूज करते हैं वो पारदर्शी है, जिसमें एक पार से दूसरे पार देखा जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। अच्छा जी, एक पार से दूसरे पार देखेंगे, यहां से लाइट डालेंगे तो इस पार आ जाएगी, ठीक है। अगर आप एक पार से दूसरे पार वाली चीज में लाइट डालेंगे तो इस पार आ जाएगी, तो ये पारदर्शी नहीं हुआ। ये पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी होनी चाहिए। तो यहां पे लिखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है। इनके 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक क्या हुआ जी, सतह हुआ। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये हुआ अभिलंब। ये तीनों आप देख पा रहे हैं कि एक ही तल मतलब एक ही जगह पे है। तो इसी को लिखा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल लिख दीजिएगा। अगला लिखना है कि आपतन कोण आई, मैंने बता रखा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। अगला है जी 17वां नंबर सवाल, बिल्कुल इजी सा है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको करा रहे हैं। जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। अगर आपने पहले के डिफिनेशन को कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी डिफिनेशन को कर लीजिएगा। हालांकि इसमें हम थोड़ा सा सटीक डिफिनेशन दिए ताकि आपको याद जल्दी हो। तो जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। लिख लीजिएगा। अगला है जी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो लिखिएगा क्योंकि चांद पर न कोई हवा है न कोई वायुमंडल है। चांद की सतह पर खाली जगह है। ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज चांद पर नहीं सुन पाते। तो बिल्कुल क्या लिखा गया है, तो प्यारे बच्चों ध्वनि का जो संचरण होता है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में वो माध्यम कौन होती है, तो हवा होती है और वायुमंडल होती है। ठीक है, हवा और वायुमंडल होती है। तो वहां पे ना जी ना ही हवा है ना ही वायुमंडल है, तो चांद की सतह पर बिल्कुल खाली जगह है, तो ध्वनि को एक जगह से कौन दूसरे जगह ले जाएगा, तो इसलिए दूसरी जगह पे वो नहीं जा पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष के जो यात्री होते हैं वो एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। अगला है 19वां नंबर सवाल कि जल प्रदूषण को कम करने के 5 उपायों को लिखें। तो प्यारे बच्चों पहला उपाय लिखिएगा, उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना चाहिए। आपको पता है जी कि जल प्रदूषण कैसे होगा, तो जल में अगर हम खराब चीज मिलाएंगे, जल में अगर आप घर में एक पानी रखें एक गिलास में, ठीक है, बहुत शुद्ध पानी रखें जी, उसमें आके कोई क्या करे, कोई बच्चा उसमें धूल डाल दे तो खराब हो जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ पूछा गया कि जल को प्रदूषित बचाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए 5 उपाय लिखें। तो पहला उपाय लिखना है उद्योग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। आपको पता है कि जो घरों में शौचालय यूज किया जाता है उनको बहुत जगह पे नालों में बहा दिया जाता है, जिससे वो जाके नदियों में मिलती है और खराब हो जाती है। अगला है जल स्रोतों में जानवर की सफाई नहीं करनी चाहिए। आप देखे होंगे अक्सर गांव देहात में कि क्या करते हैं बंदे सब घरों मतलब गांव वाले, तो कहीं तालाब या फिर पोखरा है उन पे क्या करते हैं कि जाके अपने घरों के जानवरों को सफाई करते धो देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ पदार्थों को नदी और तालाब पोखरा में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, व्यर्थ जो पदार्थ है वेस्ट मटेरियल, जैसे कि घरों के कूड़े कचरे हो गए, आपके डॉक्टर्स जो यूज करते हैं दवाई वाले, वो सब जो
क्या बोलते हैं जी, सिरिंज हो गए, निडिल हो गई, ये सब चीजों को वहां पे नहीं बहाना चाहिए तालाब पोखरा में। और पांचवा जो रीजन है, पांचवा रीजन क्या लिख देना है कि पांचवा रीजन आपको लिख देना है कि जल प्रदूषण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि वहां पे नहाना भी नहीं चाहिए, मतलब कि जो जल प्रदूषण है उसमें साबुन वगैरह वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जल दूषित हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी वहां तक आपके क्वेश्चन मात्र इतने ही थे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने कई तरह के वीडियोस डाल रखे हैं। हमने 3 चैप्टर के वीडियो पहले करा रखे हैं और 3 मिसलेनियस हो गए इस वीडियो को लेके, यानी कि टोटल हमने साइंस के 6 वीडियोस अपलोड किए, जिनके सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले ताकि और भी वीडियो जैसे आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम्स में बेहतर नंबर ला सके।